हेलो दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम एंशियंट हिस्ट्री के अंदर एक नया टॉपिक कवर करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों संगम काल, यानी कि संगम युग की हम बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों आज का जो ये टॉपिक है, ये पूरे एंशियंट हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है दोस्तों। दोस्तों मैंने समथिंग 80 से अबव वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आज हम संगम काल की बात अपन करेंगे। संगम काल में दोस्तों हम तीन राजवंशों की चर्चा करेंगे: चेर राजवंश, चोल राजवंश और पांड्य राजवंश। देखिए दोस्तों, जो चोल राजवंश दोस्तों हमने पढ़ लिया है, यानी कि इसके अंदर हमने जो जो करी काल है, करी काल के बाद तक, यानी कि करी काल से लेकर अंतिम जो चोल शासक है वहाँ तक हमने स्टडी कर लिए दोस्तों। चोल काल का जो हम बात करेंगे, चोल काल में जो करी काल से पहले जो शासक हुए हैं उनकी हम संगम काल में हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम दोस्तों पांड्य राजवंश की हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों पांड्य राजवंश के बाद में हम बात करने वाले हैं चोल काल, यानी कि संगम काल की जो राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक, आर्थिक और सभी व्यवस्थाओं की हम बात करेंगे और प्रशासन की हम बात करेंगे। और फिर दोस्तों ये एंशियंट हिस्ट्री का ये लास्ट वीडियो रहेगा और एंशियंट हिस्ट्री पूरी हो जाएगी। फिर दोस्तों हम मेडिवल हिस्ट्री में हम प्रवेश करेंगे, फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी जो वीडियो आपको अच्छे लगे हैं और आपने अच्छे अच्छे कमेंट भी हैं दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही आप जो अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं संगम काल की बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों हम बात करेंगे लास्ट में, यानी कि जो पांड्य राजवंश, उस टॉपिक को पूरा करने के बाद हम एक मन की बात अपन करेंगे, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं संगम काल। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, संगम का अर्थ होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये कि संगम काल का अर्थ क्या होता है, उसकी हर चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, संगम का अर्थ होता है संघ, ठीक है, संघ या परिषद या मंडल, विद्यालय और अकेडमी। इसका अर्थ ये होता है, यानी कि इसका संगम का अर्थ ये होता है, संघ होता है, परिषद, मंडल, विद्यालय, अकेडमी, ठीक है। इसका अर्थ ये होता है। देखिए दोस्तों, दक्षिणी भारत का जो प्रारंभिक इतिहास है न तो स्पष्ट है और न ही उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगर हम नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री को देखें, जो प्रारंभिक इतिहास की हम बात करेंगे, यानी कि जो करिकाल के बाद में आपको जो भी चोल प्रशासन के बारे में पता चलता है और राष्ट्रकूट, पाल वंश, इन सभी के बारे में और चेदी वंश, इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। तो वो वहाँ पर स्पष्ट लिखित प्रारूप मिलते हैं। लेकिन दोस्तों जो दक्षिण भारत का जो प्रारंभिक जो इतिहास है उसकी हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है और इसके बारे में कोई जानकारी के स्रोत भी नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ ऐसे स्रोत हैं जिससे हमें संगम काल के बारे में या दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आप इसको देखिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। देखिएगा, एक खारवेल है, खारवेल का एक हाथी गुम्फा अभिलेख है दोस्तों। जो मैंने आपको कलिंग का युद्ध बताया था दोस्तों, उसमें भी मैंने हाथी गुम्फा अभिलेख किया। हम बौद्ध साहित्य के अंदर हम इसके बारे में यानी कि जो आपका मौर्य साहित्य है, उस मौर्य साहित्य में इसकी चर्चा हमने की थी। तो खारवेल का एक हाथी गुम्फा अभिलेख है। इस हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार जो राजा नंद है, नंद का दोस्तों, नंद को महापद्म नंद भी कहा गया है। इस महापद्म नंद का क्षेत्र पर अधिकार था, ठीक है। यानी खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार वहाँ पर जो नंद यानी कि महापद्म नंद का क्षेत्र पर अधिकार था। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण भारत पर अधिकार था। यानी कि कुछ साक्ष्यों से हमें जानकारी ये मिलती है कि जो मौर्य वंश के जो शासक है चंद्रगुप्त मौर्य है, इस चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार दोस्तों दक्षिण भारत पे था, जिसकी पुष्टि जैन परंपराओं से होती है। यानी कि इसकी पुष्टि हमें कहाँ से मिलती है? जैन परंपराओं से इसकी पुष्टि मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि जब श्रवण बेलगोला में जाकर जिस चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों का संलेखना विधि से त्याग किया और भद्रबाहु के साथ वो श्रवण बेलगोला कर्नाटका में गए थे, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में संलेखना विधि से अपना
प्राणों को त्याग किया था। तो दोस्तों इससे से हमें ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण भारत में भी अधिकार था, ठीक है। और ये जैन परंपराओं से हमें जानकारी मिलती है। देखिए दोस्तों, एक तमिल कवि है यानी कि तारनाथ, तथा एक तमिल कवि है मामूल नार, यानी कि ये दो ऐसे कवि है तमिल ने बिंदुसार के दक्षिण भारत पर अधिकार का उल्लेख किया है। यानी कि तारानाथ जो एक तिब्बती कवि था दोस्तों, और ये तमिल कवि है मामूल नार ने बिंदुसार को दक्षिण भारत का अधिकार का उल्लेख किया है। यानी कि दक्षिण भारत पर भी दोस्तों बिंदुसार का अधिकार था, ठीक है। वो हमने बात कर ली है। देखिए हम चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र दोस्तों अशोक है, सम्राट अशोक, है ना। तो इनसे पता ये चलता है। आगे हम चर्चा करें तो दोस्तों देखिएगा, अशोक है, अशोक के नवे अभिलेख यानी कि नवा अभिलेख है, नवा अभिलेख कर्नाटक से, ठीक है। और तीन अभिलेख आंध्र प्रदेश से मिले, और दो अभिलेख दोस्तों ओडिशा से, और एक अभिलेख महाराष्ट्र से मिला है। इससे अशोक का दक्षिण भारत पर अधिकार सिद्ध होता है। इन सभी अभिलेखों से यह जानकारी मिलती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र यानी कि अशोक का दक्षिण भारत पर अधिकार है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक का दक्षिण भारत पर अधिकार था। और इन सभी से हमें जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन परंपराओं से मिलती है। और बिंदुसार के अनुसार बिंदुसार का देखें तो दोस्तों तारनाथ और एक मामूलनार जो कवि थे मामूलनार कवि थे, उनके द्वारा हमें पता चलता है। और अशोक के इन सभी अभिलेखों से यह जानकारी मिलती है कि इन सभी का दक्षिण भारत पर अधिकार था। देखिए दोस्तों, शिलालेख नंबर 2 में दक्षिण भारत के 4 स्वतंत्र राज्यों का उल्लेख हुआ है। यानी कि शिलालेख नंबर 2 है, और उसे इस अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि दक्षिण भारत पर 4 स्वतंत्र राज्य थे। उनकी अगर हम बात करें, जिसमें सीमा प्रांत के राज्यों को बताया गया, और सीमा प्रांत के राज्यों को बताया जिसमें देखिए कौन कौन से राज्य हैं। देखिए चोल है, पांड्य है, सत्यपुत है, और केरलपुत है, ठीक है। तो ये 4 जो दक्षिण भारत के सीमांत प्रांतों को बताया गया है, ठीक है, ठीक है। किसके अंदर? शिलालेख नंबर 2 के अंदर है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल द्वारा तमिल राज्यों के संगठन के साथ साथ पांड्य राज्य को पराजित कर उससे काफ़ी मात्रा में हीरे मोती आदि उसने प्राप्त किए थे। किसने? इस खारवेल से के हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें जानकारी, खारवेल द्वारा तमिल राज्यों के संगठन के साथ साथ पांड्य राज्यों से पराजित करके काफ़ी हीरे मोती जवाहरात उसने प्राप्त किए थे। दोस्तों ये तो हमने बात कर ली दोस्तों, कुछ और भी की हमने बात ली संगम काल की। अब दोस्तों हम संगम जो साहित्य है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हम संगम साहित्य की बात करेंगे, फिर हम दोस्तों कल बात करेंगे यानी चेर, चोल और पांड्य जो 3 जो संगमकालीन जो राजवंश हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज आप मेरे साथ अब बने रहिएगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल्स को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हम बात करते हैं संगम साहित्य की, हम बात करते हैं। देखिएगा संगम साहित्य दक्षिण भारत के इतिहास, देखिएगा संगम साहित्य है जो दक्षिण भारत के इतिहास, संस्कृति, परंपरा आदि की जानकारी का प्रथम महत्वपूर्ण साहित्य है। यानी कि इस संगम साहित्य से हमें दक्षिण भारत का इतिहास की जानकारी मिलती है, उसके कल्चर की, उनकी परंपराओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वस्तुतः संगम तमिल कवियों का एक संघ है दोस्तों। यानी कि जो ये संगम है, संगम का दोस्तों क्या है, एक संघ होता है, ठीक है। यानी कि संगम का मतलब संगम यानी मिलन भी होता है, और उसका एक संघ भी होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें ये जो संगम है तमिल कवियों का एक संघ है जो राज्य के संरक्षण और सहयोग से किसी स्थान विशेष पर एकत्र हुई। यानी कि ये संगम क्यों हुआ? क्योंकि अपने राज्य के संरक्षण के लिए और आपसी सहयोग के लिए इन सभी विशेष स्थान पर ये इकट्ठित होते हैं। वहाँ एकत्रित होकर उन कवियों द्वारा, जो कवि या संरक्षणकर्ता इकट्ठे हुए, उन कवियों द्वारा जिन कवियों की रचना, उनका संकलन ही, यानी कि कवियों द्वारा जिन कविताओं की संरचना या रचना
उनका संकलन ही क्या कहलाता है, संगम साहित्य कहते हैं। एक बार फिर दोस्तों, एक बार इसको फिर से पढ़िएगा दोस्तों, देखिएगा। संगम साहित्य में दक्षिण भारत की जो इतिहास है, संस्कृति और उसकी परंपराओं की हमें जानकारी मिलती है। वस्तु संगम होता क्या है दोस्तों, संगम तमिल कवियों के एक संघ है दोस्तों, जो राज्य के संरक्षण और सहयोग से किसी स्थान विशेष पर एकत्रित होते थे। वहाँ एकत्रित होकर दोस्तों उन कवियों द्वारा जिन कविताओं की रचना की, उनका संकलन ही क्या कहलाता है, यानी कविताओं की रचना और उनका संकलन यानी उसका इकट्ठा एकत्रित करना, वो दोस्तों क्या कहलाता है दोस्तों, संगम साहित्य कहलाता है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं आगे, देखिएगा दोस्तों, हम बात करते हैं पांड्य शासकों के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए, यानी कि जो पांड्य जो शासक हैं उनके संरक्षण में दोस्तों 3 संगम आयोजित किए गए, उनकी हम आगे बात करेंगे। देखिएगा, कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया और इन संगम साहित्य में 3 राज्य थे दोस्तों, कौन कौन, चेर, चोल और पांड्य। दोस्तों इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। चेर का उल्लेख अधिक है दोस्तों, यानी कि चेर जो राजवंश है उनका उल्लेख अधिक है, अतः यह सबसे प्राचीन वंश या राजवंश में माना जाता है, यानी कि चेर को सबसे प्राचीन राजवंश के रूप में हम जानते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और ये जो पांड्य जो शासक उनके संरक्षण में ये 3 संगम हुए थे दोस्तों, ठीक है, चेर, चोल और पांड्य, और इन सब में सबसे प्राचीन या सबसे उल्लेख मिलता है चेर राजवंश का, ठीक है दोस्तों। हम बात करते हैं संगम युग। देखिए दोस्तों संगम युग है, उसको तो वैसे तो हम आगे बात करेंगे दोस्तों इनके बारे में, संगम युग के बारे में, फिर भी हम थोड़ा सा और भी ले लेते हैं। देखिएगा, यानी कि चेर राजवंश को पढ़ने से पहले इनकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। एक नीलकंठ शास्त्री है, यानी कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से तृतीय शताब्दी, यानी कि 100 BC से लेकर 300 AD तक ये इस युग को बताते हैं, और ये दक्षिण भारत का इतिहास भी लिखते हैं। RC मजूमदार बताते हैं दोस्तों 500 BC से लेकर 5वीं 6वीं शताब्दी से, और राम शरण शर्मा बताते हैं 300 से लेकर ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक। तो दोस्तों ये तो हम बात करेंगे संगम जो चेर राजवंश है उसको पढ़ने से पहले, ठीक है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, देखिएगा आगे बात करें प्रथम संगम की, हम बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको पढ़िएगा। प्रथम संगम की अगर बात करें दोस्तों, तो प्रथम संगम कहाँ हुआ था दोस्तों, पहले, यानी कि मदुरा है कहाँ दोस्तों, तमिलनाडु में है। और इस प्रथम संगम की अध्यक्षता करने वाले अगस्त्य ऋषि थे दोस्तों, और इस संगम का कोई कविता संग्रह उपलब्ध नहीं है। हमारे पास इस संगम का कोई भी कविता संग्रह उपलब्ध नहीं है प्रथम संगम का। तो दोस्तों याद रखना है, प्रथम संगम कहाँ हुआ, मदुरा में हुआ, तमिलनाडु में, अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि के द्वारा, और इसमें कोई कविता संग्रह हमें नहीं मिलता है। द्वितीय संगम की अगर बात करें दोस्तों, तो द्वितीय संगम कहाँ हुआ सबसे पहले, यानी कि द्वितीय संगम स्थान है पाटनपुरम है दोस्तों, और पाटनपुरम कहाँ है, मदुरा के अंदर ही है, और मदुरा जलमग्न हो गई थी दोस्तों, ठीक है, ये तमिलनाडु में ही है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता करने वाले दोस्तों तोलकापियर, ठीक है, याद रखिए दोस्तों, ये दक्षिण भारत की जो नाम है दोस्तों थोड़े से कठिन है, उसको आप याद रखिएगा, यानी कि तोलकापियर इस द्वितीय संगम की अध्यक्षता उन्होंने की थी। हालांकि दोस्तों जो संस्थापक हम कहें अध्यक्ष हैं वो कौन थे दोस्तों, इसके अगस्त्य ऋषि ही कोई माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इस संगम में, यानी इस संगम का केवल एक ही ग्रंथ है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस संगम का ग्रंथ है दोस्तों तोलकापियम है, यह है, और इसकी रचना कापियर ने ही की थी दोस्तों, तोलकापियम, और लेखक इसके कौन है, तोलकापियर, ठीक है। तो याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिए, द्वितीय संगम में इसकी हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। तोलकापियर तमिल भाषा, तमिल व्याकरण, ठीक है, संगम साहित्य का प्रथम ग्रंथ है। इसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है दोस्तों। तो ये तोलकापियर नामक एक तमिल भाषा का एक ग्रंथ है, और एक व्याकरणिक है, और इस
ये संगम साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और इसमें 8 व्यूहों का उल्लेख किया है मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये द्वितीय संगम के अंदर पहला ग्रंथ मिलता है। ठीक है, वैसे तो आगे जाके बहुत ग्रंथ मिलते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पहला ग्रंथ है। पहले ग्रंथ होने के कारण दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पुटअप हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, तृतीय संगम की हम बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं आगे, देखिएगा दोस्तों तीसरे संगम की अगर हम बात करें तो तीसरे संगम कहाँ हुआ था दोस्तों। ये दोस्तों तीसरा संगम हुआ था उत्तरी मदुरा, यानी कि वहीं तमिलनाडु में होता दोस्तों। और इसके जो अध्यक्ष थे नक्कीरर थे। तो कौन थे दोस्तों? नक्कीरर, याद रखिएगा। तीसरे संगम के अध्यक्ष नक्कीरर थे। इसके बारे में और थोड़ा सा हम ले लेते हैं जानकारी, देखिएगा। तृतीय संगम में इस्यनार, परनार, पांड्य शासक उद्र आदि ने भाग लिया था इस तृतीय संगम में। ठीक है, तो इसमें इस्यनार, परनार और पांड्य शासक उद्र आदि ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। हालांकि इस संगम की भी अधिकांश कविताएं नष्ट हो गई थी, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध मुख्य संगम साहित्य मुख्यतः इसी संगम की देन है। और आज वर्तमान जो कविताएं हैं, ग्रंथ हैं, इसी संगम की है। वैसे प्रथम जो द्वितीय संगम के अंदर जो किताब जो ग्रंथ मिला है दोस्तों, तोलकाप्पियम, ठीक है, यानी कि तोलकाप्पियम उपलब्ध है और इसकी रचना किसने की? तोलकाप्पियर के द्वारा ही की जाती है। और थर्ड जो संगम उसमें कुछ कविताओं की हमने चर्चा हमें मिलती है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं, देखिएगा। तो दोस्तों देखिएगा, इसमें कुल कविताएं मिलती है 2289, ठीक है, और कुल कवि 473 कवियों का उल्लेख मिलता है। और कुछ कविताएं 3 पंक्तियों की है और तो कुछ 800 पंक्तियों की कविताएं हैं। ठीक है, तो इस तीसरे संगम में ये मिलती है। ये कविताएं विभिन्न भिन्न भिन्न संकलनों पर उपलब्ध है दोस्तों। देखिए कौन कौन से भिन्न भिन्न, उसको हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये थर्ड संगम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आज हम दोस्तों इन जो भिन्न भिन्न संकलन है, ठीक है, कविताओं की, उनकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, पहला संकलन दोस्तों, थोड़ा सा इसके नाम थोड़े कठिन है, तो मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, तो आप इसको पढ़ के देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूंगा। ओके, देखिए, पहला संकलन है तृतीय संगम का एतु तोकेई। ठीक है, एतु तोकेई, ठीक है, ये पहला संकलन है और यह पद्यावलियाँ हैं। ये अष्टपद्यावली है। इसमें अष्टपद्यावली कौन कौन सी है उसको हम देखें तो देखिए दोस्तों, अरणईक, ठीक है, एक है कुरंदोगई, ठीक है, एक है एनगुरुन्नूर, ठीक है, एक है पदिर रुयत, ठीक है, एक है परिपादल, ठीक है, एक है कलितोंगे, ठीक है, एक है एरुकुरुनूर, दोबारा इसका नाम आ गया दोस्तों, एक है पुरुन्नूर, ठीक है। ये सभी अष्ट पद्यावली हैं। तो दोस्तों इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पहला संकलन है थर्ड संगम का। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरा जो संकलन है वो देखते हैं, यानी कि पतु पुष्पतु, ठीक है, पतु पुष्पतु, ठीक है, ये 10 गीत संग्रह है। इसमें अगर देखें दोस्तों, इसमें इससे संबंधित महत्वपूर्ण संग्रह है। एक है पतिन पल्लई है, जिसकी रचना रुद्र कन्नार द्वारा की गई थी। ठीक है, यानी कि इसकी रचना किसके द्वारा की? पतिन पल्लई की रुद्र नार द्वारा, इसका नार द्वारा की गई थी। यानी कि पतिन पल्लई की रचना किसने की? रुद्र नार ने। इसमें क्या बातें मिलती है दोस्तों इसके अंदर किस किस की बातें मिलती हैं उसको देखते हैं। देखिएगा, इसमें प्रसिद्ध एक चोल शासक था दोस्तों, करिकाल। देखिएगा, मैंने कहा था कि संगम काल में हम करिकाल के पहले जितने भी शासक हुए हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। वैसे दोस्तों इससे पिछले वाला जो वीडियो था, इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किए उसमें चोल वंश के बारे में हमने करिकाल के बाद में जितने भी शासक हुए उनकी हमने चर्चा की। वो संगम काल में नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन करिकाल से पहले जितने भी शासक हुए वो संगम युग में आते हैं। इसलिए इसको हम संगम काल में हम चेर, पांड्य और चोल के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है,
तो देखिएगा दोस्तों, ये जो पत्तिन पल्लई है रुद्रन कन्नार के द्वारा लिखा गया था। इसमें दोस्तों हमें जानकारी मिलती है, एक तो चोल शासक करिकाल और उसकी राजधानी कावेरी पुनपुष्टन यानी कि पुहार के वैभव का वर्णन मिलता है। इसको पढ़कर करिकाल इतना प्रसन्न होता है। इससे दोस्तों उसने रुद्रन कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे देता। इतना अच्छा ये पद्यावली है, ठीक है, ये संकलन है, ठीक है। देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं, अगला है नेडुन अलवदई। देखिएगा, नेडुन अलवदई है, ये 10 गीतों का एक संग्रह है दोस्तों। इसमें पांडे राजा नेडुल जेलियन व उसकी रानी का उल्लेख मिलता है। किसमें? नेडुल अलवदई में जो पांड्य शासक है नेडुल जेलियन, इसकी रानी और खुद स्वयं का उसमें उल्लेख मिलता है। अगला संकलन दोस्तों पदिनेन किरणक, ठीक है। देखिएगा, पदिनेन किरणक है दोस्तों, और इसमें इसका अर्थ ये होता है, यानी कि इसका अर्थ होता है 18 उपदेश कथाएं, ठीक है। यानी कि 18 उपदेश कथाएं या 18 लघु गीतों का ये संग्रह है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक किताब है तिरुकुरल, ठीक है, इसको कुरल भी कहा गया, और इसके रचनाकार है तिरुवल्लुवर, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या बात है, किसके बारे में जानकारी मिलती है और इसको क्या कहा गया है? इसे दक्षिण भारत की बाइबल और लघु वेद भी इसको कहा गया है, ठीक है। इसे एक है मुप्पाल, यानी इसको अलग से नाम से जाना जाता है, मुप्पाल के नाम से भी इसको जाना जाता है। पदिन केन को कहा जाता है, ठीक है, सॉरी, यानी कि किसको? कुरल को कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों अगला संकलन है शिल्पाधिकारम, ठीक है, शिल्पाधिकारम की देखें तो दोस्तों इलांगो आदिगल द्वारा ये रचित है, यानी कि इलांगो आदिगल के द्वारा ये शिल्पाधिकार लिखा गया है। इसका अर्थ नूपुर, यानी कि सिलाम्बो की ये कहानी है। इसमें दोस्तों जो गायक होता है एक केवलन होता है, और पत्नी उसकी कौन होती है? कर्णमी होती है, और गणिका एक माधवी होती है। ये सारे के सारे मधुरा आते हैं, ठीक है। इस शिल्पाधिकारम के इससे जानकारी ही मिलती है, ठीक है। अगला संकलन है दोस्तों मणि मेखलई, ये एक महाकाव्य दोस्तों, और इसके बारे में हम देखें तो शीतले सतनार, यानी कि शीतलई सतनार के द्वारा ये मणि मेखलई नामक एक महाकाव्य लिखा गया था। और दोस्तों इसके अंदर जो केवलन और एक माधवी की जो बेटी है दोस्तों मणि मेखलई की जानकारी में मिलती है। इसमें क्या बातें हैं देखिएगा, जहाँ शिल्पाधिकारम की कथा समाप्त होती है वहीं से दोस्तों मणि मेखलई की कथा प्रारंभ होती है, ठीक है। शीतले सत्तार अन्न का व्यापारी था दोस्तों, और ये बौद्ध धर्मावलंबी था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और संकलन है दोस्तों, एक जीवक चिंतामणि है, जिसने तिरुनतक द्वारा लिखा गया, ये एक महाकाव्य दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा इसकी जो दक्षिण भारत के जो दोस्तों नेम है थोड़े से अटपटे लगते हैं, यानी कि जो हमने कभी पढ़ा नहीं, इसलिए थोड़ा सा नाम थोड़े कठिन हैं। तो फिर भी हमने आपको इजी वे में लेकर उसको स्टडी करवा दिए। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि कहने का मतलब है हम कल चेर, ठीक है, चोल और पांड्य इन तीनों संगम कालीन राजवंशों की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिए, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, बाय बाय।